2019 के लोकसभा चुनाव में जो चीज पीएम मोदी के लिए अमृत का काम कर रही थी, वही चीज 2024 के लोकसभा चुनाव में जहर का काम करने वाली है। एक और बात, जिस मुद्दे को 2019 के चुनाव से पहले पूरा का पूरा गोदी मीडिया और उसके सैकड़ों लफड़झंडिस और बीजेपी के बड़े बड़े नेता 24 घंटे भुनाने की कोशिश कर रहे थे, आज उसी मुद्दे पर सबकी जबान कट चुकी है। गोदी मीडिया तो मानो उल्टी सुपारी ले रखा है। तब सुपारी लिया था दिन रात इसी मुद्दे पर भांगड़ा करने का, और अब सुपारी ले रखा है उसी मुद्दे को दबाने का, छुपाने का। तो आखिर वो कौन सा मुद्दा है जो आने वाले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के लिए सबसे बड़ा सिरदर्द हो सकता है, और कैसे वो एक मुद्दा बीजेपी के लिए जहर का काम कर सकता है, विस्तार से बताएंगे और तमाम सबूत भी दिखाएंगे। इसके साथ ही बात करेंगे, दिल भी तुम हो, जान भी तुम हो, दिल का हर अरमान भी तुम हो, इससे ज्यादा और क्या कहें, मेरे लिए धरती आसमान भी तुम हो। आप सोच रहे होंगे कि मैं अपनी प्रेम कहानी सुना रहा हूं क्या, लेकिन यह कहानी मेरी नहीं है, यह कहानी है सेठ की। सेठ पिछले कई महीनों से चर्चा में है, क्योंकि सेठ पर आरोप लगा है दुनिया के सबसे बड़े कथित फ्रॉड का। मगर अब एक और नई कहानी सामने आ रही है, जो सत्ता और सेठ के बीच के प्रेम के मजबूत गठजोड़ का प्रदर्शन करती है। और सत्ता भी सिर्फ भाजपा की नहीं, कांग्रेस की भी। यह पूरा मामला भी हम आपको विस्तार से बताएंगे। अच्छा, एक बात बताइए, मान लीजिए कहीं कोई चोरी हुई और आप उस चोरी की जांच के लिए पुलिस के पास जाते हैं, और बाद में पता चलता है कि पुलिस वाला भी चोर है, तो आप क्या करेंगे? जी हां, ऐसा ही खेला ईवीएम को लेकर सामने आया है। और यह खेला कितना बड़ा है, इसका कैसा असर हमारे देश की चुनावी राजनीति पर हुआ, इन सब का अंदाजा भी शायद हम लोग नहीं लगा पाएंगे। और उससे भी बड़ी बात यह है कि इस मामले का पर्दाफाश खुद भारतीय चुनाव आयोग ने किया है। यह मामला बड़ा गंभीर है, बहुत ही ध्यान से सुनिएगा। एक बात और बता दूं आपको, वीडियो को अंत तक देखा करिए, आधा अधूरा काम अच्छी बात नहीं है। एक और मुद्दे पर चर्चा करेंगे, और वो मुद्दा है सत्यपाल मलिक साहब। अब तक तो इन्होंने बड़ा खुलासा पुलवामा हमले को लेकर किया था, और अब इन्होंने अपनी ताकत दिखानी शुरू कर दी है। इन सभी मुद्दों पर विस्तार से बातचीत शुरू करने से पहले आप सभी से अनुरोध है, यदि आप मैं पहली बार देख रहे हैं तो फेसबुक पर हमारे पेज को फॉलो और लाइक कर लीजिए, यूट्यूब पर सब्सक्राइब करके घंटा बजा दीजिएगा। देश को गोदी मीडिया के जहरीले प्रकोप से बचाने और आम आदमी की आवाज को बुलंद करने में यदि आप हमारी सहायता कर सकते हैं तो इस क्यूआर कोड या फिर इस मोबाइल नंबर का प्रयोग करते हुए हमें आर्थिक मदद भेजने का प्रयास करें। यूट्यूब पर आप हमारे चैनल को ज्वाइन भी कर सकते हैं, जिससे हमें चैनल चलाने में मदद मिलेगी। सबसे पहले इस विशेष खबर को ध्यान से देख लीजिए। यह मदर ऑफ डेमोक्रेसी की बेहतरीन सेल्फी है। विश्व गुरु भारत के शिवराज वाली सरकार ने निर्देश दिया है, सतना जिले के मैहर स्थित प्रसिद्ध शारदा मंदिर की प्रबंध समिति में कोई भी मुस्लिम कर्मचारी के तौर पर काम नहीं करेगा। इसके साथ ही इस नगर में मांस मदिरा की दुकानें भी बंद होंगी। अब इस आदेश को यदि लागू किया जाता है तो शारदा मंदिर में 1988 से काम कर रहे 2 मुस्लिम कर्मचारियों की नौकरी जा सकती है। हालांकि राज्य सरकार के नियम कहते हैं कि धार्मिक आधार पर किसी भी कर्मचारी को हटाया नहीं जा सकता, और शायद संविधान के मूल अधिकारों में भी ये चीजें वर्णित हैं। मगर संविधान के अनुसार चीजें तब होंगी जब संविधान का सम्मान किया जाएगा। जिला कलेक्टर का कहना है कि सारी चीजें नियमानुसार की जाएंगी। अब जो बात मैं आपको बताने जा रहा हूं, इसे जरा ध्यान से सुनिए। एनडीटीवी ने लिखा है कि सतही तौर पर यह आदेश केवल 2 कर्मचारियों को प्रभावित कर सकता है, लेकिन मैहर के इतिहास को पीछे से देखने पर पता चलता है कि नुकसान कितना गहरा होगा। अब ध्यान दीजिए, मैं इस रिपोर्ट को पढ़ रहा हूं, आप कान में कड़वा तेल डालकर सुनते जाइए। मैहर प्रसिद्ध संगीतकार और मैहर घराने के संस्थापक बाबा अलाउद्दीन खान का घर था। एक बार फिर से सुन लीजिए, मैहर प्रसिद्ध संगीतकार और मैहर घराने के संस्थापक बाबा अलाउद्दीन खान का घर था, जिन्होंने भारतीय शास्त्रीय संगीत में बहुत बड़े नामों का निर्माण किया। अलाउद्दीन खान के प्रसिद्ध शिष्यों में पंडित रविशंकर, पंडित निखिल बनर्जी और उनकी बेटी अन्नपूर्णा देवी और उनके पुत्र उस्ताद अली अकबर खान शामिल हैं। बाबा अलाउद्दीन को पद्म विभूषण से भी सम्मानित किया गया था। शारदा मंदिर में वो देवी के लिए प्रार्थना और संगीत का प्रदर्शन किया करते थे। सुन लिया आपने, यह है इतिहास जिसका गला घोटने का प्रयास किया जा रहा है। अच्छा, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। दीपावली के वक्त में हर हिंदू परिवार में लक्ष्मी गणेश की मूर्तियां स्थापित की जाती हैं। अन्य त्योहारों में भी बड़ी बड़ी मूर्तियां या छोटी छोटी मूर्तियां भी स्थापित की जाती हैं। जरा पता लगाइए तो, इन हिंदू त्योहारों पर बनने वाली ज्यादातर मूर्तियों का निर्माण किस धर्म के लोग करते हैं? इस पर मैं अभी कुछ नहीं बोलूंगा, लेकिन बाद में किसी वीडियो में विस्तार से बात करूंगा और आपको सबूत भी दिखाऊंगा। फिलहाल बात उस मामले की कर लेते हैं जो आने वाले 2024 के लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी और खुद पीएम मोदी के लिए जहर का काम करने वाला है। और लाख प्रयास के बावजूद वो जहर आम आदमी के बीच फैलने लगा है। जी हां, याद करिए, साल 2019 14 फरवरी पुलवामा में सीआरपीएफ के 40 जवानों की बम ब्लास्ट में मौत हो गई। इस घटना को लेकर हाल ही में भाजपा के वरिष्ठ नेता और 4 राज्यों में राज्यपाल रहे सत्यपाल मलिक ने
खुलासा किया और कहा कि यदि मोदी सरकार के गृह मंत्रालय ने जवानों के लिए 5 एयरक्राफ्ट यानी 5 जहाज दे दिए होते तो हमारे 40 जवान आज भी जिंदा रहते। उनके इस इंटरव्यू का फुल बायकॉट गोदी मीडिया ने कर रखा है। इस मामले पर कहीं कोई चर्चा ही नहीं हो रही है, जबकि इसी पुलवामा मामले पर साल 2019 में फरवरी से लेकर मई तक जब तक चुनाव समाप्त नहीं हो गए, यही गोदी मीडिया लगातार भांगड़ा कर रहा था और इसके लपड़जंडी तांडव मचाए पड़े थे। खुद प्रधानमंत्री ने जवानों की शहादत पर वोट मांगने से खुद को पीछे नहीं रखा। पुलवामा घटना के बाद सरकार ने पाकिस्तान से बदला लेने के नाम पर सर्जिकल स्ट्राइक का दावा किया। खुद सेना के अधिकारियों ने ही इस बात की पुष्टि की थी। लेकिन जब इन सारी चीजों पर विपक्ष के नेताओं ने सवाल किया और कहा कि आखिर ये घटना हुई कैसे, इसकी जांच करवाइए, सर्जिकल स्ट्राइक के सबूत दीजिए, तो बीजेपी नेता और गोदी मीडिया कहने लगा कि इन लोगों को सेना पर भरोसा नहीं है, अपनी ही देश की सेना पर भरोसा नहीं करते विपक्ष के लोग, यानी कि बरगराने वाली पूरी बातें की गई। उस वक्त देश की ज्यादातर आबादी इस घटना में शहीद हुए जवानों के परिवार वालों के प्रति संवेदनशील थी, लेकिन अब उन्हीं जवानों के परिवार वालों ने अलग मोर्चा खोल दिया है। मैं बारी बारी से एक एक कहानी आपको बता रहा हूं, बहुत ही ध्यान से सुनिए और खुद कल्पना करिए कि उस वक्त का अमृत अब जहर कैसे बनने जा रहा है भारतीय जनता पार्टी के लिए। आपकी स्क्रीन पर यह है शहीद जवान भागीरथ। इनके पिता परशुराम ने दीवार को बताया है कि 14 फरवरी 2019 का दिन दुर्भाग्यपूर्ण था। उसके बाद से कई सवाल उन्हें परेशान कर रहे हैं और शहीद के पिता का कहना है कि सत्यपाल मलिक के खुलासे इस बात की पुष्टि करते हैं कि पुलवामा हमला सरकार द्वारा रचा गया एक राजनीतिक स्टंट था। इस शहीद के पिता का कहना है कि मुझे 100% विश्वास है कि यह सब कुछ सत्ता में रहने के लिए किया गया और मोदी सरकार ने कुर्सी पाने के लिए ऐसा किया था। बात करते हुए शहीद के पिता गुस्सा हो गए। उन्होंने यहां तक कह दिया कि उस समय प्रधानमंत्री कहां थे, वो क्या सो रहे थे। आपको बता दें कि वरिष्ठ पत्रकार करण थापर ने दवायर के लिए पूर्व गवर्नर सत्यपाल मलिक जी का इंटरव्यू किया था, जिसमें सत्यपाल मलिक ने कहा कि पुलवामा की घटना मोदी सरकार की लापरवाही और अक्षमता की वजह से हुई। अब इन्हें देखिए, ये है शहीद जवान जीत राम। पुलवामा घटना के वक्त इनकी उम्र मात्र 30 साल थी। इनके भाई इस घटना की जांच की मांग कर रहे हैं और कह रहे हैं कि जिन्होंने अपने परिवार के सदस्यों को खोया है केवल वही जानते हैं कि कैसा महसूस होता है। हालांकि उन्होंने यह भी कहा कि सत्यपाल मलिक जी को उसी वक्त आवाज उठानी चाहिए थी, बोलना चाहिए था। आगे शहीद के भाई ने यह भी कहा कि सरकार की अक्षमता के कारण उनके भाई के साथ जो हुआ उसे सुनने के बाद उन्हें अन्य सैनिकों की भी जीवन की चिंता होती है। सरकार ने सैनिकों को जहाज नहीं दिया, ऐसा नहीं करना चाहिए था। सैनिकों की मांग पूरी करना सरकार की जिम्मेदारी होती है। आगे शहीद के भाई ने यह भी कहा कि सत्यपाल मलिक ऐसे आदमी हैं जो किसी से डरते वरते नहीं है। मैं मानता हूं कि वो जो कह रहे हैं सही कह रहे हैं। इसी बीच द टेलीग्राफ ने इस हमले में शहीद हुए 2 अन्य सीआरपीएफ जवानों के परिवार के लोगों से बातचीत की जो कि बंगाल से बिलोंग करते थे। एक थे नादिया जिले के सुदीप विश्वास और दूसरे थे हावड़ा के बबलू संतरा। शहीद के पिता का कहना है कि 28 साल की उम्र में मेरे बेटे की मौत हो गई। पिछले 4 सालों में सुरक्षा इंतजामों के बारे में बहुत कुछ सुना, लेकिन अब तक कुछ साफ समझ में नहीं आया। वहीं शहीद की बहन का कहना है कि केंद्र सरकार को अपनी सफाई सामने रखनी चाहिए, लेकिन हमारे लिए इसका कोई अर्थ नहीं रह गया है। ये केवल मुझे अपने भाई को याद दिलाता है। वहीं दूसरे शहीद बबलू संतरा की 71 साल की मां और उनकी 36 साल की पत्नी ने बताया कि अब इससे कुछ बदलेगा तो नहीं, लेकिन फिर भी हम सच जानना चाहते हैं कि हुआ क्या था। आपको बता दें कि इस शहीद की 10 साल की बेटी भी है। इस शहीद की पत्नी का कहना है कि भारी बर्फबारी के कारण सेना की आवाजाही निलंबित कर दी गई थी। इस फैसले को खारिज करने का आदेश मेरे लिए एक सवाल बना हुआ है। वहीं समूचा विपक्ष खासकर कांग्रेस पार्टी पुलवामा मामले की निष्पक्ष जांच की मांग कर रही है। उस वक्त में जम्मू कश्मीर के गवर्नर रहे सत्यपाल मलिक ने जैसे ही इंटरव्यू में पीएम मोदी और अजीत डोभाल की चर्चा की और कहा कि जब मैंने इन लोगों से कहा कि पुलवामा की घटना हमारी लापरवाही और अक्षमता के कारण हुई है, तो मोदी ने कहा कि तुम चुप रहो। इसी तरह से अजीत डोभाल ने भी कहा कि इस मुद्दे पर आप कुछ मत बोलिए। मैंने अपनी पहली वीडियो में ही कहा था कि इस बात को दबाने के लिए कोई बड़ा मुद्दा गोदी मीडिया को दिया जाएगा, क्योंकि गोदी मीडिया के लपड़झंडिसों को कुछ तो दिखाना है। आखिर जनता को बरगलाएंगे कैसे? और मेरी ये बात ऑन रिकॉर्ड है। जिस वीडियो में मैंने ये बात कही थी उसके अपलोड होने से पहले ही गोदी मीडिया को एक बड़ा मुद्दा मिल गया। बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि दे दिया गया, वो था अतीक हत्याकांड, जिसके सहारे सत्यपाल मलिक द्वारा पीएम मोदी पर लगाए गए आरोपों को दबाने की भरपूर कोशिश की जा रही है। मगर कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो दबाने से दबती नहीं है। गोदी मीडिया के सैकड़ों लपड़झंडिसों ने इस मामले पर अपनी जबान बंद कर रखी है। दूर दूर तक कहीं कोई चर्चा ही नहीं हो रही है। मगर इन सब के बावजूद आम जनमानस में ये बात फैल चुकी है कि आखिर क्यों मोदी सरकार और उसका पालतू गोदी मीडिया इस मामले पर कोई चर्चा नहीं कर रहा है, और आखिर क्यों मोदी सरकार 4 साल गुजर जाने के बाद भी अब तक कोई ठोस जांच रिपोर्ट सामने नहीं रख पाई। कोई जांच हुई कि नहीं ये भी नहीं बता पाई। अपनी
अपने इस इंटरव्यू में सत्यपाल मलिक से जब पूछा गया कि आप इतने बड़े खुलासे कर रहे हैं, आरोप लगा रहे हैं, मोदी सरकार तो आपसे बहुत नाराज होगी। इस पर सत्यपाल मलिक ने कहा कि वो मेरा क्या कर लेंगे, किराए के घर में रहता हूं और मुझे छेड़ने की हिम्मत उन लोगों में नहीं है, क्योंकि मेरी जो कम्युनिटी है वो बड़ी मजबूत है। और अब जगह जगह से इस तरह की खबरें भी आने लगी हैं, जैसे इसी खबर को देख लीजिए। पंजाब के किसान नेता बलबीर सिंह राजेवाले ने कहा है कि सत्यपाल मलिक ने बहादुरी से पुलवामा का पर्दाफाश किया, किसान उनके साथ हैं। इस खबर के अनुसार पंजाब और हरियाणा के किसानों और खाप पंचायत के नेताओं के एक समूह ने कथित तौर पर पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक के साथ एकजुटता व्यक्त की है। वहीं इतने बड़े मामले पर गोदी मीडिया की चुप्पी को लेकर कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने लिखा है, आज दिन खत्म होने से पहले ये तो कहना ही पड़ेगा कि रज्जू जैसे एक आदमी जिसे कोई नहीं जानता, उसके बयान पर ब्रेकिंग न्यूज लिखकर डिबेट करने वाले चरण चुंबक सत्यपाल मलिक पर खामोश हैं। सत्यपाल जी 4 राज्यों के राज्यपाल थे, तुम्हारे आका के करीबी थे, उन्होंने ही श्री मलिक को राज्यपाल बनाया था। पुलवामा पर उनके खुलासे पर बहस करना तो बहुत दूर की बात है, मुंह से एक शब्द नहीं फूट रहा है। सच में तरस आता है तुम जैसों पर। यहां सुप्रिया श्रीनेत गोदी मीडिया को लताड़ रही हैं। बहरहाल गोदी मीडिया तो गोदी मीडिया है, जिस भी मुद्दे में सरकार घिरती हुई नजर आएगी वहां गोदी मीडिया कालीन की तरफ बिछ जाएगी। पिछले 3-4 महीनों से जिस खबर को लेकर पूरी दुनिया में चर्चा हुई, जिस खुलासे पर दुनिया के बड़ी बड़ी वित्तीय संस्थाओं ने अदानी की कंपनी को लोन देने से मना तक कर दिया, निवेशकों के लाखों करोड़ों रुपए डूब गए, उस मामले पर भी गोदी मीडिया किस तरह से सेठ के बचाव में खड़ा रहा, यह सब आपने देखा है। अब उसी सेठ को लेकर एक नई बात सामने आई है। Scroll.in की खबर के अनुसार मोदी सरकार ने अपनी ही संस्था की बात को टालते हुए सेठ को कोयला खोदने की अनुमति दे दी। आप चाहें तो Scroll.in पर या फिर हिंदी में द वायर की वेबसाइट पर जाकर इस पूरी खबर को पढ़ सकते हैं। यहां विस्तार से बताया गया है कि किस तरह से सरकार ने छत्तीसगढ़ में 3000 एकड़ वन भूमि को साफ करने की अनुमति दे दी थी, बिना इस बात की परवाह किए कि इसका पर्यावरण पर, वन्य जीव पर क्या असर होगा। इस रिपोर्ट को पढ़ने पर मुझे जो समझ में आया है उसके अनुसार अदानी की कंपनी ने गहराई में जाकर पूरी तरह से कोयला नहीं निकाला, उसके पहले ही सरकार ने खदान के विस्तार की अनुमति दे दी। उस वक्त इस योजना को लेकर छत्तीसगढ़ में आदिवासी समुदाय ने तीव्र विरोध किया था, जिसके बाद राज्य सरकार ने विस्तार को वापस ले लिया था। इतना ही नहीं, इस खबर में राजस्थान की अशोक गहलोत यानी कांग्रेस की सरकार, केंद्र की मोदी सरकार और छत्तीसगढ़ की सरकार, तीनों का प्रेम अदानी के लिए साफ साफ नजर आता है, कहीं कम, कहीं ज्यादा और कहीं हद से ज्यादा। यदि आप इस खबर को नहीं समझ पाए हैं तो डिस्क्रिप्शन में हमने द वायर का हिंदी वाला लिंक दे रखा है, आप वहां जाकर विस्तार से पढ़िए, क्योंकि यदि वीडियो में लंबी बातचीत हो गई तो वीडियो बोरिंग होने लगता है। अब बात कर लेते हैं भारत और भारत में होने वाले चुनाव की। द वायर ने अपनी रिसर्च में बताया है कि वीवीपैट को लेकर एक बड़ा खुलासा सामने आया है। सबसे पहले आपको यह बता दें कि वीवीपैट होता क्या है। जब कोई मतदाता ईवीएम पर बटन दबाकर वोट देता है तो कुछ सेकंड के लिए वीवीपैट में एक पर्ची दिखती है, जो यह सिद्ध करती है कि आपका वोट पड़ गया है और आपने वोट किसे दिया है यह भी दिखा दिया जाता है। इसके बाद वो पर्ची अंदर चली जाती है। बाद में इसका मिलान डाले गए वोटों की संख्या से किया जा सकता है। मगर अब पता चला है कि चुनाव आयोग की 17,40,000 वीवीपैट मशीनों में से 6.5 लाख से अधिक वीवीपैट मशीनें खराब हैं, उनमें कुछ गड़बड़ी है और यह बात खुद चुनाव आयोग ने स्वीकारी है। बाकायदा पत्र भेजा है उन कंपनियों को जो कंपनियां वीवीपैट का निर्माण करती हैं, यानी कि 100 में से 37 वीवीपैट मशीनें खराब निकली हैं। अब आप कल्पना करके देखिए, ईवीएम में धांधली न हो इसके लिए वीवीपैट की व्यवस्था की गई। अब पता चल रहा है कि वीवीपैट में ही गड़बड़ है और यह बात खुद चुनाव आयोग बता रहा है। यह कहानी वैसे ही हो चुकी है कि गाड़ी का इंजन खराब है मगर फिर भी उसे चलाने के लिए कभी गधे से खिंचवाया जा रहा है तो कभी घोड़े से खिंचवाया जा रहा है, जबकि जनता कह रही है कि घोड़े और गधे से खिंचवाना बंद करो, हमें पैदल चलना मंजूर है, यानी कि ईवीएम हटाइए, हमें बैलेट पेपर चाहिए। इस मामले का खुलासा भी द वायर नाम की संस्था ने ही किया है। भारत में ईवीएम बैन को लेकर हमने भी यूट्यूब पर एक पोल जारी किया है। यदि आपने उसमें हिस्सा नहीं लिया है तो चैनल की कम्युनिटी में जाकर वोट करिए, बताइए कि ईवीएम के बारे में आप क्या सोच रहे हैं। हमारा काम पसंद आए तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएगा। हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।